नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंटिंग थ्योरी यूनिट 1 लेक्चर 2 शुरू कर रहे हैं। इस लेक्चर का फोकस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस और स्टैंडर्ड्स पर है। अकाउंटिंग सिर्फ नंबर लिखने का काम नहीं है, ये एक ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी का प्रोसेस है। जब हम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल होती है, मतलब फैक्ट्स पर बेस्ड और वेरीफाई की जा सकती है। रिलीवेंट होती है, इसका मतलब है डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल होती है। तीसरा है कंसिस्टेंट होती है, मतलब हर साल सेम पॉलिसीज फॉलो होने से कंपैरिजन इजी हो जाता है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल असम्पशंस क्या हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्यूरेट, ये सारी चीजें क्या हैं, और कुछ की प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे बिजनेस एंटिटी क्या है, प्रूडेंस क्या है, मैचिंग क्या है, डुअल एस्पेक्ट्स क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे, कैश और एक्यूरल दोनों क्या है। उसके बाद हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS की बात करेंगे, जो ग्लोबल लेवल पर यूनिफॉर्मिटी के लिए कंपेटिबिलिटी इंश्योर करते हैं। तो बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आप समझ पाएंगे कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स की जो नेसेसिटी है वो क्या है, कैश और एक्यूरल का बेसिस डिफरेंस क्या है, और स्टैंडर्ड का जो रोल है वो फ्रॉड प्रिवेंशन में किस तरह से है, ट्रांसपेरेंसी किस तरह से स्टैंडर्ड्स की वजह से आती है। अच्छा, एक बार सोच के देखिए, अगर दो कंपनीज अपना प्रॉफिट अलग अलग तरीके से रिपोर्ट करें तो इन्वेस्टर कैसे ट्रस्ट कर पाएंगे? आंसर है प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स, जो हम अभी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिससे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल, रिलीवेंट और कंसिस्टेंट बन पाती है। ये इंश्योरेंस करते हैं कि जो डाटा हम यूज कर रहे हैं वो ट्रस्टवर्दी और कंपेरेबल हो। गोल्स ऑफ प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। सो रिलायबल का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन रिलायबल तब होती है जब एक्चुअल फैक्ट्स पर बेस्ड होती है और वेरीफाई की जा सकती है। और किसके थ्रू वेरीफाई की जा सकती है? तो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके थ्रू वेरीफाई की जा सकती है। मतलब जो फिगर्स दिखाए गए हैं उनके पीछे ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो फिगर्स दिखाए जा रहे हैं उनके पीछे एक ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए। रिलायबल क्लियर हो गया। अब बात आती है रिलेवेंट की। तो रिलेवेंट क्या है? इंफॉर्मेशन रिलेवेंट तब होती है, इंफॉर्मेशन इज टाइमली एंड यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, देन इट इज काउंटेड रिलेवेंट। इंफॉर्मेशन रिलेवेंट तब होगी जब वो टाइमली अवेलेबल हो और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। अगर डाटा टाइम पर मिले तो यूजर्स अपने जो फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन है उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं रह सकता। अब बात आती है कंसिस्टेंसी की। तो जब बात कंसिस्टेंसी की है तो द सेम मेथड एंड पॉलिसीज आर अप्लाइड ईयर आफ्टर ईयर, सो कंपैरिजन आर मीनिंगफुल। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज और मेथड्स हर साल सेम तरीके से फॉलो किए जाए। इससे ईयर टू ईयर कंपैरिजन मीनिंगफुल हो जाता है। अब आता है गैप, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो गैप इज essentially a framework of rules, policies, concept and convention that accounts follow when preparing financial statement. Okay, तो गैप एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जिसमें रूल्स, पॉलिसीज, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन इंक्लूड होते हैं। अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त इन्हें फॉलो करते हैं। कौन फॉलो करते हैं? जो अकाउंटेंट्स हैं, वो जब अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस वक्त ये
इनका यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या चीज है, तो it cover recognition, when to record transaction, valuation, how to measure asset or liability, and classification, grouping terms correctly, and disclosure, revealing the important information in notes. Now, let me explain. Recognition का मतलब है कब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, वैल्यूएशन का मतलब है कि एसेट्स और लायबिलिटी को कैसे मेजर करना है, क्लासिफिकेशन का मतलब है आइटम्स को सही कैटेगरी में ग्रुप करना, और डिस्क्लोजर का मतलब है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को नोट्स में रिवील करना। अंडरस्टूड? पर्पज ऑफ गैप। अब बात है पर्पज क्या था गैप लाने का। जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको लाने का पर्पज क्या था, तो द पर्पज इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंपेरेबिलिटी। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, तो स्टैंडर्डाइजेशन ये इंश्योर करता है कि सब बिजनेस सिमिलर प्रैक्टिस फॉलो करें ताकि यूनिफॉर्मिटी हो सके। अब बात आती है कंपेरेबिलिटी की। कंपेरेबिलिटी क्या है? कंपेरेबिलिटी allows stakeholders to compare financial results across different years, which is known as intra-firm, and across different companies, which is known as inter-firm. You got it? कंपेरेबिलिटी इससे स्टेक होल्डर्स को रिजल्ट्स कंपेयर करने में मदद मिलती है, चाहे एक ही फर्म के पास्ट ईयर्स के साथ हो, जिसे इंट्रा फर्म भी कहा जाता है, या अलग अलग कंपनीज के साथ हो जिसे इंटर फर्म कहते हैं। इन शॉर्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और गैप एक बैकबोन प्रोवाइड करते हैं जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिपेंडेबल, स्टैंडर्डाइज्ड और कंपेरेबल बनाते हैं। यही रीजन है कि अकाउंटिंग को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। किस वजह से? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी किसकी वजह से है? गैप की वजह से। गैप कहां से आता है? आईएफएस से आता है। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। अब बात है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो अकाउंटिंग में कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस होते हैं जो हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन के बेस में कंसीडर किए जाते हैं। इन अजम्पशंस को डिस्क्लोज करना जरूरी तब होता है जब ये फॉलो ना किए जाए। ठीक है, अब तो पहला अजम्पशन क्या है हमारा? पहला अजम्पशन हमारा है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है? तो ये अज्यूम करता है कि बिजनेस इंडेफिनिट पीरियड तक कंटिन्यू करेगा और उससे लिक्विडेट करने या स्केल डाउन करने का कोई प्लान नहीं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहते हैं इसको। ठीक है, क्या नहीं है? इन फ्यूचर उसको ना तो बंद किए जाने का प्लान है, ना ही उसको स्केल डाउन किए जाने का प्लान है। इसकी रिलेवेंस कहाँ है? इस अजम्पशन की वजह से एसेट्स और लायबिलिटीज को करेंट और नॉन करेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं? करेंट और नॉन करेंट। किसे किसे? एसेट्स और लायबिलिटीज को। यू गॉट इट? तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये इंश्योर करता है कि कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि नियर फ्यूचर में बिजनेस को या तो बंद कर दिया जाए या फिर क्या कर दिया जाए? स्केल डाउन कर दिया जाए। लेट्स गो टू द पॉइंट 2, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर फॉर मीनिंगफुल इंट्रा फर्म कंपैरिजन।
कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज हर साल सेम तरीके से फॉलो किए जाएं। अगर पॉलिसीज बार बार चेंज होंगी तो इंट्रा फर्म कंपैरिजन मीनिंगफुल नहीं रहेगा। ठीक है, इस अजम्पशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल और कंपेरेबल बनते हैं। ठीक है, चलो ओके, नाउ आई एम इन मिडिल। ठीक है, अब आता है एक्यूरल अजम्पशन। अब बारी किसकी है? एक्यूरल अजम्पशन की। तो एक्यूरल अजम्पशन revenues and expenses are recognized when earned or incurred, not when cash changes hand. Relevance, तो पहले ये समझिए, एक्यूरल बेसिस में रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस तब रिकॉग्नाइज होते हैं जब वो अर्न या इनकर किए जाने चाहिए। ओके, चाहे कैश रिसीव हो, ठीक है, या पे हुआ हो या नहीं हुआ हो। ठीक है, अब बात रिलेवेंस की। रिलेवेंस क्या है, कहाँ यूज करते हैं? तो ये अजम्पशंस इनकम और एक्सपेंसेस को सही तरीके से मैच करते हैं, जिससे परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक्यूरेट होता है। इन शॉर्ट, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्यूरल अजम्पशंस अकाउंटिंग की बैकबोन है। अगर ये फॉलो किए जाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल, कंपेरेबल और मीनिंगफुल होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जो इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल और मीनिंगफुल। ये कॉन्सेप्ट्स हर ट्रांजैक्शन और रिपोर्टिंग के बेस में अप्लाई होते हैं। सेम थिंग। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात करें तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? द बिजनेस इज ट्रीटेड एज लीगली सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑनर्स। बिजनेस को लीगली ऑनर्स से अलग ट्रीट किया जाता है, मतलब बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन और पर्सनल ट्रांजैक्शन मिक्स नहीं होते। दोनों को क्या रखा जाता है? अलग अलग रखा जाता है। इज दैट क्लियर? किसे अलग रखा जाता है? जो बिजनेस है उसको, और जो ऑनर्ड पर्सनल ट्रांजैक्शन है उनको, दोनों को अलग अलग रखा जाए, ये पता चलता है इससे। आपके पर्सनल ट्रांजैक्शन अलग रहें, आपके बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन हैं वो अलग रहें। इज दैट क्लियर? लेट्स कम टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, ओनली ट्रांजैक्शन क्वांटिफाइबल इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्ड। कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं? जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकते हैं। नॉन मॉनेटरी चीजें जैसे एम्प्लॉय लॉयल्टी या एम्प्लॉयज पर्सनल फीलिंग्स, आप इन्हें थोड़े रिकॉर्ड कर लो। जो मॉनेटरी टर्म में हो रहा है उसे आपने रिकॉर्ड कर लिया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है द बिजनेस लाइफ इज सेगमेंटेड इनटू स्मॉलर पीरियड, फॉर एग्जांपल 1 year, फॉर रेगुलर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ओके, तो बिजनेस की लाइफ इंडेफिनिट होती है, लेकिन परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए उसे छोटे पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे 1 साल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, उस तरीके से उसे डिवाइड कर लेते हैं। अब आता है आपका फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये सब हम देख चुके हैं। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आपका क्या कहता है? ऑल मटेरियल फैक्ट्स मस्ट बी प्रॉपरली रिवील्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नोट्स। कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे मटेरियल फैक्ट और पॉलिसीज प्रॉपरली डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके। इसीलिए इसे फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहा गया।
अब बात आती है आपके प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिव प्रिंसिपल की। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या है? Anticipated losses must be recorded immediately, while anticipated profits are deferred. For example, valuing a stock at lower of the cost or NRV. Let's understand. Losses को तुरंत रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट्स तब तक डिफर होते हैं जब तक वो एक्चुअली रियलाइज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक्स को लोअर कॉस्ट या एनआरबी पर वैल्यू, ये इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, अब बात आती है कॉस्ट प्रिंसिपल की। तो आपका कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? एसेट्स आर रिकॉर्डेड एज देयर ओरिजिनल एक्विजिशन कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ठीक है, तो एसेट्स को उनके ओरिजिनल एक्विजिशन कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे मार्केट वैल्यू चाहे जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 1000 रुपीज, उस मशीन के इंस्टॉलेशन में हमको 110 रुपीज और खर्च करने पड़ते हैं। thus the cost principal becomes 1110 रुपीज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मैचिंग प्रिंसिपल पर। मैचिंग प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल हमारा कहता है expenses incurred in a period must be matched against the revenues generated in the same year. ओके, एक्सपेंसेस को उसी पीरियड के रेवेन्यू के साथ मैच किया जाता है जिसमें वो इनकर हुए। ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए क्या होता है? क्रूशियल होता है। किसके साथ मैच करते हैं? जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है सेम पीरियड में उसी के साथ। अब आता है आपका लास्ट, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल आपका कहता है एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इक्वल ऑपोजिट डिडक्शन और डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, ensuring the fundamental equation assets is equal to liability plus capital। एसेट्स का मतलब क्या है? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल्स। ठीक है, तो डुअल एस्पेक्ट समझ में आ जाना चाहिए। अब बात आती है कि इन समरी ये प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग को एक स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस बनाते हैं जिसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल, ट्रांसपेरेंट और कंपेरेबल होती है। आई होप यू गॉट इट। लेट्स गो फॉरवर्ड। अब बात आती है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में हम समझेंगे आपका एक से ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट असेसमेंट, लीगल रिकॉग्निशन एंड प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्यूरेट बेसिस ट्रांजैक्शंस की। इस बेसिस में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। कौन कौन से? इसमें कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन। जबकि कैश बेसिस में क्या होता है? कैश बेसिस में रिकॉर्डेड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। पहले एक्यूरेट बेसिस की पूरी बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे। यहां पे क्या होता है? असर्टेन्स प्रॉफिट और लॉस करेक्टली। प्रॉफिट और लॉस सही तरीके से असर्टेन होते हैं क्योंकि रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को सेम पीरियड में मैच किया जाता है। किसे? जो रेवेन्यू है और एक्सपेंस है उसे सेम पीरियड में मैच कर लिया जाता है। ये अब आगे बात है लीगल रिकॉग्निशन की। तो रिकॉग्नाइज अंडर द कंपनीज एक्ट, ये कंपनीज एक्ट के अंडर लीगली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। लास्ट है प्रिंसिपल, तो अलाइंस विद मैचिंग प्रिंसिपल। तो जो एक्यूरल बेसिस मैचिंग प्रिंसिपल्स के साथ किसके साथ होते हैं? एक्यूरल बेसिस मैचिंग प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करते हैं, जो अकाउंटिंग का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अभी हमने मैचिंग प्रिंसिपल पीछे देख ही लिया। ठीक है, अब बात आती है कैश बेसिस की।
तो इस बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट सेल्स या आउटगोइंग एक्सपेंसेस इग्नोर किए जाते हैं, और तब तक कैश एक्चुअली रिसीव या पे न हुआ। कब तक? जब तक कैश एक्चुअली रिसीव या पे ना हो, तब तक। नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस डज नॉट असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। इससे कुछ पता नहीं चलता है, ऐसे मतलब कुछ श्योरली पता नहीं चल पाता है कैश बेसिस पर। आगे बात आती है नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर कंपनी एक्ट। तो जो लीगल रिकॉग्निशन है, ये कंपनीज एक्ट के अंडर रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, तो इसका कोई लीगल बेसिस नहीं। सॉरी। अब बात आती है कैश बेसिस मैचिंग प्रिंसिपल को वायलेट करता है, और जब वायलेट करता है तब, इसलिए ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट को भी डिस्टॉर्ट कर देता है। इससे जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट हम निकालेंगे वो बहुत काम का तो होगा नहीं, हो भी नहीं पाएगा। अब इन शॉर्ट ऐसे समझ लीजिए कि एक्यूरल बेसिस रिलायबल और लीगली एक्सेप्टेड मेथड है जो एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस को कंपेरेबिलिटी के लिए इंसर्ट करता है। ठीक है, जबकि कैश बेसिस क्या है, सिंपल है लेकिन इनकम्प्लीट है, और स्टेटरी रिपोर्टिंग के लिए यूज नहीं होता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। और लीगलिटी की बात हमने कही कि नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द कंपनीज एक्ट उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। तो लेट्स फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अब बात है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर written statement issued by professional bodies such as Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the International Accounting Standard Board (IASB). These standards are prescribe uniform and standardized accounting practices that accountants must follow when preparing financial statement. समझ लीजिए एक बार, अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या है, एक फॉर्मल गाइडलाइंस होती हैं जो प्रोफेशनल बॉडी, कौन सी प्रोफेशनल बॉडीज, आईसीएआई, भारत का आईसीएआई, भारत के आईसीएआई का नाम क्या है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और एक ग्लोबल बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। जो क्या करते हैं, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको इशू करते हैं। इनका मेन पर्पज है अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को यूनिफॉर्म रखना। ठीक है, लेट्स कम। अब बात है डेफिनेशन की। तो ये किस तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन स्टेटमेंट्स क्या हैं? ये रिटन स्टेटमेंट होते हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त कौन से रूल्स और मेथड्स फॉलो करने चाहिए। मतलब एक कॉमन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जब सब अकाउंटेंट्स को अडॉप्ट करना होता है। पर्पज क्या है? तो लेट्स अंडरस्टैंड द पर्पज। They were developed to impose minimum universally applicable standards. This is important because generally accepted accounting principles under GAAP. Multiple alternative treatments are often allowed. For example, different methods of inventory valuation and uh, depreciation, such as flexibility, can lead to inconsistencies in reporting. Let's understand. अब गैप में मल्टीपल अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अलाउ होते हैं, जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अलग मेथड्स या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के डिफरेंट अप्रोचेस। इस अल्टरनेटिव की वजह से कंसिस्टेंसीज आ जाती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए ताकि मिनिमम यूनिवर्सली एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स को इम्पोज किया जा सके और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन। जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है वो याद रखना है, अकाउंटिंग
सॉरी, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को लाया ही गया है यूनिफॉर्मिटी के लिए, यूनिफॉर्मिटी कि ग्लोबली जो अकाउंट्स हैं वो यूनिफॉर्म बने, ठीक है। अब रोल ऑफ एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल क्या है? तो दे रिड्यूस एम्बिगिटी by ensuring that similar transactions are treated in the same way across businesses. एम्बिगिटी रिड्यूस करता है क्योंकि सिमिलर ट्रांजैक्शंस को हर बिजनेस सेम तरीके से ट्रीट करता है। अब बात आती है कंपेरेबिलिटी की। दे एनहेंस कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिटवीन डिफरेंट फर्म्स एंड अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स। ओके, तो जब बात बिटवीन डिफरेंट फर्म्स की होती है तो इन्हें इंटर फर्म्स कहते हैं, और सेम फर्म के अंदर डिफरेंट ईयर्स के लिए होती है तो इन्हें इंट्रा फर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इंट्रा फर्म। ये हमको याद रहेगा, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड। तो क्या करता है ये? कंपेरेबिलिटी एनहेंस करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलग अलग फर्म्स और अलग अलग ईयर्स के साथ कंपेयर करना इजी हो जाता है। नाउ कम्स द रिलायबिलिटी इनटू द सीन। They improve reliability and transparency, making financial information more trustworthy for stakeholders. Reliability और transparency को improve करते हैं, जिससे stakeholders के लिए financial information क्या हो जाती है? trustworthy बन जाती है। अब बात है कि ओवरऑल हमने यहाँ क्या समझा है, तो इन शॉर्ट ऐसे समझ लीजिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो एक बेस देते हैं, फंडामेंटल बेस देते हैं, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कंसिस्टेंट, कंपेरेबल और रिलायबल बनाता है। सेम वही तीनों टर्म आपको याद रखने हैं। यही रीजन है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक इसेंशियल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग फ्रेमवर्क माना जाता है। अगर स्टैंडर्ड्स ही नहीं होंगे तो हम चीजों को एम्बिगियस होने से नहीं रोक पाएंगे। और भी कई चीजें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से, जैसे ग्लोबल यूनिफॉर्मिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, कंपेरेबिलिटी है, ये सारी चीजें उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आने की वजह से होती है। ग्लोबल जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इस तरह के स्टैंडर्ड्स को लाने में, समझने में हेल्प। लेट्स गो फॉर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अभी मैंने तुरंत आपको बताया कि क्यों जरूरत है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने का मेन पर्पज ये है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यूनिफॉर्म हो, रिलायबल और ट्रांसपेरेंट हो। ये इंश्योर करते हैं कि सब बिजनेसेस एक कॉमन फ्रेमवर्क फॉलो करें। अब जब हमने यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी की बात की तो सबसे पहली बात जो अभी अभी हम कर रहे हैं, मैं फिर से एक बार कह दूं, यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हर जगह सेम तरीके से अप्लाई हो, और हर साल सेम तरीके से अप्लाई हो सेम टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो और रिजल्ट्स कंपेरेबल बने रहें, रिलायबल बने रहें। अब बात आती है रिलायबिलिटी की, जो हम फर्स्ट हम कर गए हैं। तो हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है सॉरी, रिलायबिलिटी फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिलायबल बनाते हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। जब क्लियर रूल्स फॉलो होते हैं तो स्टेक होल्डर्स जैसे इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है और डाटा ट्रस्टवर्दी हो जाता है, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है? टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशन बाय कोडिफाइंग अकाउंटिंग मेथड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रॉड और जो मैनिपुलेशन है उसको प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि मेथड्स कोडिफाइड होते हैं,
विंडो ड्रेसिंग या मिसलीडिंग रिपोर्टिंग का स्कोप कम हो जाता है। विंडो ड्रेसिंग क्या है कि लॉसेस को हाइड करना, प्रॉफिट दिखाना या इस तरह की चीजें करना, मिसलीडिंग रिपोर्टिंग, इन सारी चीजों का स्कोप जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनकी वजह से कम होता है। अब लास्टली वी कम्स टू द facilitation. To facilitate auditor by providing standardized audit procedures. Auditors के लिए क्या है? Auditors के लिए भी standard helpful हो जाते हैं, standardized audit procedure provide करते हैं जिससे auditing process easy और consistent रहता है। मैं चाहे इंडियन कंपनी का, किसी इंडियन कंपनी का जो है स्टेटमेंट देख रहा हूँ या किसी अमेरिकन कंपनी का स्टेटमेंट देख रहा हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से वो सब एक जैसे ही होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। अब बात आती है कि अब हम समझे क्या यहाँ, तो यहाँ हम ये समझे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं जो यूनिफॉर्मिटी, रिलायबिलिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन और ऑडिटिंग रिपोर्ट को इंश्योर करते हैं। यही रीजन है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ग्लोबली एक्सेप्टेबल बनाया जा सकता है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो उसे ग्लोबली एक्सेप्टेबल बना रहे हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड। अब बात आती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, तो IFRS are ensured by International Accounting Standard Board IASB, aiming to improve financial reporting globally. Number 1, statement of financial position, comprehensive income statement, statement of changes in equity, statement of cash flow, notes to account. Let's understand it. तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स यानी IFRS एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है जो IASB इशू करता है। इसे इशू कौन करता है? IFRS को इशू करता है IASB। IASB का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और IFRS का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब कोर क्या है? कोर IFRS फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। IFRS के अंडर कुछ कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंडेटरी होते हैं, जिसमें पहला है आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट जो एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी शो करता है। फिर आता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट क्या करता है? जो टोटल इनकम और एक्सपेंसेस को कवर करता है, इंक्लूडिंग अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फिर थर्ड क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी में होने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अब फोर्थ आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो और कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बेसिस पर शो करता है। ठीक है, और फिफ्थ आपका है नोट्स ऑफ अकाउंट्स। तो अभी हमने अब बचा है हमारा नोट्स ऑफ अकाउंट। तो नोट्स ऑफ अकाउंट क्या है? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और डिस्क्लोजर प्रोवाइड करता है जो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं। अब की डिफरेंसेस क्या हैं IFRS में और ट्रेडिशनल AS में? तो सबसे पहले हम अप्रोच की बात करते हैं। तो IFRS प्रिंसिपल बेस्ड है, जिसमें सब्सटेंसेस को लीगल फॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ क्या था? ट्रेडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल बेस्ड हैं, जिसमें रिजिड प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। अब बात आती है वैल्यूएशन की। बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। IFRS फेयर वैल्यू मेजर पर बेस्ड होते हैं, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट मार्केट वैल्यू के बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड होते हैं, जिसमें एक्विजिशन कॉस्ट रिकॉर्ड होती है और चाहे मार्केट वैल्यू चेंज हो जाए, ये समस्या है उसके साथ।
इन समरी ऐसे समझ लीजिए कि IFRS एक प्रिंसिपल बेस्ड और ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ट्रांसपेरेंट, कंपेरेबल और रिलीवेंट बनाता है। ये ट्रेडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ज्यादा फ्लेक्सिबल और मार्केट ओरिएंटेड। आई होप यू गॉट इट। लेट्स गो फॉर द समरी। तो लेसन वन में चाहे आपका फर्स्ट लेक्चर हो या आज वाला ये सेकंड लेक्चर है, हमने क्या क्या कवर किया है। अब हम लेसन वन के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये एक कंसोलिडेटेड समरी है जो अकाउंटिंग के फाउंडेशन को समझने में हेल्प करेगी। चलिए एक बार देख लेते हैं पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या किया। लेट्स अंडरस्टैंड अकाउंटिंग। Accounting is the systematic information process for interested users. अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन प्रोसेस है जो इंटरेस्टेड यूजर्स को फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करता है। ये बिजनेस के परफॉर्मेंस और पोजीशन को क्लियरली कम्युनिकेट करता है। इज दैट क्लियर? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तो ब्रांचेस कौन सी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये सारे हैं। अकाउंटिंग में ब्रांचेस तीन तीन होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए, कॉस्ट प्रोडक्शन और सर्विस के लिए, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। ये क्लियर हो गया। अब आता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलायबिलिटी, रिलीवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तभी यूजफुल होती है जब वो रिलायबल, रिलीवेंट, अंडरस्टैंडेबल एंड कंपेरेबल हो। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि डाटा डिसीजन मेकिंग के लिए वैल्यूएबल। अब आता है आपका लास्ट पॉइंट 4, फंडामेंटल अजम्पशंस क्या हैं। तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेट, तीन बेसिक अजम्पशंस हैं जो हमेशा कंसिडर किए जाते हैं। गोइंग कंसर्न का मतलब है बिजनेस इंडेफिनिटली चलेगा। कंसिस्टेंसी क्या है? पॉलिसीज हर साल सेम रहेंगी। एक्यूरल क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस कैश के बिना भी रिकॉग्नाइज होंगे। ठीक है। अब की प्रिंसिपल्स पे आते हैं। तो बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, कोर कॉस्ट प्रिंसिपल एंड प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म, इनकी बात हुई। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल में बिजनेस एंटिटी क्या है? ऑनर से सेपरेट होते हैं। मनी मेजरमेंट क्या है? सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। कोर प्रिंसिपल क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकॉर्ड होगी। और प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म क्या है? लॉसेस तुरंत रिकॉर्ड होंगे लेकिन प्रॉफिट डिफर करेंगे। इस तरीके से ये सब चलेगा। अब बात आती है IFRS की। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को का जो एम है वो ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन है। ये प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है जो फेयर वैल्यू को फोकस करता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और कंपेरेबिलिटी इंप्रूव होती है। नाउ वी कैन से कि हमने अकाउंटिंग के स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क को समझ लिया है जो अजम्पशंस, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स के थ्रू रिलायबल, कंपेरेबल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यही रीजन है कि अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। ओके, सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो। अगर देखा है आपने यहाँ तक, आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आपको शुभकामनाएं। और शेयर करिए आपके जो भी साथी हैं जो मैनेजमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे BBA कर रहे हैं, चाहे MBA कर रहे हैं, या फिर नेट JRF के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। आपसे उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल आइकन है दबा डालिए, काहे से कि हम लाते रहेंगे ऐसे वीडियोस। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग still here, and we will surely get connected again. So stay tuned.